बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी आंतों की हसासियत। ये कैफ़ियत बहुत आम है और बहुत से लोगों में पाई जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों की हसासियत दरअसल एक फंक्शनल क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी ये इस किस्म का डिसऑर्डर या इस किस्म की बीमारी है जिसमें हमारी आंतों यानी इंटेस्टाइन में कोई डिफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही कोई इन्फेक्शन होता है, बल्कि ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, यानी इसका ताल्लुक किसी हद तक हमारी नफ्सियाती कैफियत से है। इस कंडीशन में मरीज़ को पेट का दर्द यानी एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट यानी पेट में तकलीफ़ का एहसास होता है। उसके साथ साथ अल्ट्रेशन इन द बाउल हैबिट, यानी मरीज़ को या तो इसहाल यानी डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होता है। इसको हम अल्ट्रेशन ऑफ द बाउल हैबिट कहते हैं। ये मर्ज़ उमूमन लेट टीन्स यानी कि 16 से 18 साल की उम्र या अर्ली 20 यानी तकरीबन 22, 23, 24 साल की उम्र में ज़ाहिर होता है। ऐसे मरीज़ों में पेट के दर्द या डिस्कम्फर्ट और अल्ट्रेशन ऑफ द बाउल हैबिट के साथ साथ कुछ दीगर अलामात भी हो सकती हैं। मसलन मरीज़ को पेट का दर्द स्टूल पास करने के बाद ठीक हो जाता है, यानी पखाना करने के बाद मरीज़ को पेट के दर्द में आराम आ जाता है और स्टूल की शेप और फॉर्म में भी तब्दीली आती है। स्टूल यानी पखाना करते हुए पेशेंट को कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं। मसलन मरीज़ को स्टूल पास करते हुए स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यानी ज़ोर लगाना पड़ता है, या फिर स्टूल पास करने की बहुत जल्दी महसूस होती है जिसको अर्जेंसी कहते हैं। बाद मरीज़ों में फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन महसूस होती है, यानी स्टूल करने के बाद उनको महसूस होता है कि स्टूल कम्प्लीटली पास या डिस्चार्ज नहीं हुआ। बाज़ मरीज़ों को डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी की अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। मरीज़ को मैदे में या सीने में जलन, भारीपन या बोझ हो सकता है, या फिर भूख भी ख़त्म हो सकती है। और बाज़ मरीज़ों को अर्ली साइटेटी यानी कि भूख का जल्द ख़त्म होना भी होता है। कुछ मरीज़ों में सीने में दर्द और भारीपन भी महसूस होता है। पेट में तकलीफ़ और अल्ट्रेशन ऑफ द बाउल हैबिट के साथ इनमें से 1, 2 या इससे ज़्यादा अलामात भी हो सकती हैं। ऐसी कैफियत अगर 3 से 6 महीने तक बरकरार रहे तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों की हसासियत को तशख़ीस करने के लिए काफ़ी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों की हसासियत की वजूहात क्या हैं। इन वजूहात पर अभी तक रिसर्चर्स में कंप्लीट कंसेंसस नहीं है। मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स, मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट की मुख्तलिफ़ राय है। कुछ का ख़्याल है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों की हसासियत हमारे आंतों की हरकत में एबनॉर्मलिटी यानी ख़ामी की वजह से होती है, या फिर आंतों के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी यानी आंतों की हसासियत बढ़ जाती है। कुछ रिसर्चर का ख़्याल है कि यह एंटरिक इन्फेक्शन यानी आंतों में किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, और बाज़ रिसर्चर का ख़्याल है कि ये साइको सोशल प्रॉब्लम मसलन डिप्रेशन, एंजाइटी या दीगर नफ्सियाती मसाइल की वजह से भी हमारे जिस्म में पैदा हो सकती है। ऐसे मरीज़ों में ये अलामात या तो मुसलसल होती हैं या इंटरमीडिएट, यानी कुछ अरसे के लिए ठीक हो जाती हैं और कुछ अरसे बाद ये अलामात दोबारा ज़ाहिर होती हैं। आंतों की हसासियत में एक अहम बात यह है कि ऐसे मरीज़ों को ये अलामात यानी पेट का दर्द या डिस्कम्फर्ट या दस्त या कब्ज़ उमूमन रात के वक्त नहीं होता और मरीज़ की नींद मुतासर नहीं होती। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों की हसासियत 3 कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। पहली कैटेगरी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेट के दर्द या डिस्कम्फर्ट के साथ साथ मरीज़ को ज़्यादातर डायरिया यानी इसहाल होते हैं। दूसरी कैटेगरी में मरीज़ को पेट के दर्द, डिस्कम्फर्ट के साथ कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, और बाज़ मरीज़ों को कब्ज़
और दस्त यानी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेटिवली होता है, यानी कुछ अर्से डायरिया रहता है, कुछ अर्से कब्ज़ हो जाता है। और कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनमें सुबह के वक्त जब वो स्टूल पास करते हैं तो स्टूल सख्त होता है और दिन गुजरने के साथ साथ स्टूल लूज़ होता जाता है, यानी पतला होता चला जाता है। तो ऐसी कैटेगरी को हम मिक्स कैटेगरी कहते हैं। इन 3 कैटेगरीज में से मरीज़ किसी कैटेगरी का भी शिकार हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को जब हम तशख़ीस करते हैं तो हमें लेबॉर्ट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। मरीज़ को उसकी अलामात के मुताबिक तशख़ीस किया जाता है, लेकिन मरीज़ों में हम कुछ टेस्ट ज़रूर करवाते हैं ताकि दीगर बीमारियों को एक्सक्लूड किया जा सके, यानी दीगर बीमारियों के इम्कानात को रद्द किया जा सके। मसलन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों की हसासियत के अलामात मिलती जुलती हैं IBD यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस से। औक़ात आंतों के इन्फेक्शन भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरह ज़ाहिर होते हैं, या कुछ मरीज़ों में आंतों का कैंसर यानी क्रोनिक कैंसर भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरह नज़र आता है। इस वजह से कुछ ऐसे अलार्मिंग सिम्टम होते हैं, यानी कुछ ऐसी अलामात होती हैं कि वो अगर किसी मरीज़ में हों तो मरीज़ और डॉक्टर को फौरी तौर पर इन बीमारियों को एक्सक्लूड करना चाहिए, यानी ये दीगर ख़तरनाक बीमारियों को खारिज अज़ इम्कान करार देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसी अलामात को हम अलार्मिंग सिम्टम कहते हैं। अगर किसी मरीज़ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS या आंतों की हसासियत तशख़ीस हुई है और उसको इसके साथ साथ बुखार है या उसके वज़न में कमी आ रही है, फिर मरीज़ को पखाने के साथ खून आ रहा है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हेमेटोकेसिया कहते हैं, तो फौरी तौर पर मरीज़ को डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि यह अलार्मिंग सिम्टम्स हैं और किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, जिसको एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन अचानक शुरू हो जाए और उसकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है तो ये भी एक अलार्मिंग सिम्टम है और मरीज़ को फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। वो मरीज़ जिनकी फैमिलीज़ में हिस्ट्री है, यानी उनकी फैमिलीज़ में ख़ास तौर पर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में क्रोनिक कैंसर यानी आंतों के कैंसर के मरीज़ हैं, या उनकी फैमिली में IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज़ के मरीज़ हैं, या सीलियक डिजीज़ यानी गंदम की एलर्जी के मरीज़ हैं, तो उनमें भी अगर IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों की हसासियत की अलामात हैं तो उन्हें भी डॉक्टर को ये बात लाजमी बतानी चाहिए ताकि इस किस्म की मोहलिक बीमारियों को एक्सक्लूड किया जाए। अब मैं आपको आंतों की हसासियत यानी इरिटेबल बाउल डिजीज़ IBS के इलाज के बारे में बताऊँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि IBS आंतों में किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से पैदा नहीं होती, ना ही किसी इन्फेक्शन या कैंसर की वजह से पैदा होती है, बल्कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, यानी इसमें आंतों की हसासियत बढ़ जाती है। इस वजह से इसमें ज़्यादातर मरीज़ यानी कि 2/3 अफराद में किसी किस्म की अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती। रीअश्योरेंस यानी मरीज़ को बताया जाए कि ख़तरनाक बीमारी नहीं है, मुनासिब इंफॉर्मेशन यानी प्रॉपर मरीज़ को एजुकेशन दी जाए, और डॉक्टर्स और फैमिली की तरफ से अगर मुनासिब सपोर्ट हो तो मरीज़ इस बीमारी पर बासानी काबू पा सकता है। कुछ फैक्टर्स, कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इरिटेबल बाउल डिजीज़ यानी आंतों की हसासियत की अलामात एग्जेजरेट हो जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे मरीज़ों में, ज़्यादातर मरीज़ों में कुछ अर्सा मरीज़ बग़ैर अलामात के रहते हैं और कुछ अरसे बाद अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन अलामात को एग्जेजरेट यानी बढ़ा देते हैं, तो इनसे मरीज़ को बचना चाहिए। मसलन एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, मौसम में तब्दीली, बहुत शदीद सर्दी हो जाना, गर्मी हो जाना या मौसम में तब्दीली इन अलामात को बढ़ा देती है या इनको शुरू कर देती है। सोशल फैक्टर्स, मसला मरीज़ किसी स्ट्रेस, परेशानी या बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के शिकार है तो ये चीज़ें भी IBS की अलामात को फौरी तौर पर शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा बाद ग़िज़ाएँ, बाद अद्वियात भी
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को एग्जेजरेट करती हैं, यानी इनकी अलामत शुरू करने में या इनकी शिद्दत में इजाफे का सबब बनती हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर मरीज़ डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी नफ्सियाती प्रॉब्लम का फौरी तौर पे शिकार हो जाए तो ये चीज़ें भी IBS की अलामत को बढ़ाने या शुरू होने का सबब बनती हैं। IBS के मरीज़ को अपनी ग़िज़ा पे भी ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। कुछ ग़िज़ाएँ IBS की अलामत बढ़ाने का या शुरू करने का सबब बनती हैं, मसलन फैटी मील यानी चिकनाई वाली ग़िज़ा। इसके अलावा वो ग़िज़ाएँ जिनमें कैफ़ीन शामिल हो, मसलन चाय, कॉफ़ी वग़ैरह। कुछ दीगर ग़िज़ाएँ मसलन सेब, चपाती, वाटरमेलन, गंदम से बनी हुई अशिया मसलन रोटी, ब्रेड, पास्ता, केक वग़ैरह IBS की अलामत को बढ़ाती हैं, ये शुरू करने का सबब बनती हैं। बाज़ मरीज़ों में लेग्यूम्स यानी सफ़ेद काले चने, लोबिया या फिर लेंटल्स यानी दालें भी IBS की अलामत को बढ़ाने का सबब बनती हैं। इसके अलावा कैबेज यानी बंद गोभी भी IBS की अलामत को बढ़ा सकती है। ये तमाम ग़िज़ाएँ या इनमें से चंद ग़िज़ाएँ कुछ मरीज़ों में IBS की अलामत को एग्जेजरेट करती हैं, बढ़ाती हैं या फिर शुरू कर सकती हैं। इस वजह से अगर कोई मरीज़ जो कि IBS यानी आंतों की हसासियत के शिकार हैं तो उसे अगर किसी ग़िज़ा से अलामत के बढ़ने का ख़दशा हो या अलामत उससे बढ़ रही हों तो उसे चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। रीएश्योरेंस, एजुकेशन, सपोर्ट और ग़िज़ाओं के अलावा अगर IBS का मरीज़ दिन में मुनासिब वक्त के लिए एक्सरसाइज यानी वर्जिश करे तो इसका भी IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अलामत पे बहुत अच्छा असर होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको रीएश्योरेंस, एजुकेशन, सपोर्ट और ग़िज़ाओं में एहतियात के बावजूद भी उनकी अलामत बरकरार रहती हैं या उनमें IBS की अलामत बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे मरीज़ों को डॉक्टर कुछ अद्वियात तजवीज़ करते हैं जिनमें पेट का दर्द कम करने के लिए एंटीस्पाज़मोटिक मेडिसन यानी डायरिया या कब्ज़ ख़त्म करने की अद्वियात और बाज़ औक़ात साइकोट्रोपिक अद्वियात का भी इस्तेमाल कराया जाता है। कुछ मरीज़ों को साइकोथेरेपी यानी रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताई जाती हैं ताकि उनमें IBS यानी आंतों की हसासियत की अलामत पर काबू पाया जा सके। ये तमाम अद्वियात और साइकोथेरेपी सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।